हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की शुरू में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली कश्मीर मुद्दा के बारे में और आपके पंजाब में समस्या के बारे में और कुछ आंदोलन के बारे में। वैसे भी दोस्तों हम लोगों ने पिछले चैप्टर में यानी कि चैप्टर 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कई आंदोलन के बारे में, जैसे कि चिपको आंदोलन हो गया, बहुत सारे आंदोलन के बारे में दोस्तों हम लोगों ने एक एक करके पढ़ा था। जो भी चैप्टर 7 को नहीं देखे प्लीज देख लीजिएगा। आपका जो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसी का दोस्तों 8वां चैप्टर है, उसका नाम क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कश्मीर को लेकर के जो हमेशा पाकिस्तान कुछ ना कुछ करते रहता है, आखिर क्यों करता है, कैसे करता है, उसी को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और जो पंजाब में समस्या है जैसे कि चंडीगढ़ वगैरह बंटवारा हुआ था, क्या क्या हुआ था, उन्हीं चीजों को दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक वर्ड देखना पड़ेगा, एक है स्वायत्तता। वैसे तो इसका मतलब मैंने आपको कई बार बताया हूं, लेकिन आप एक बार फिर यहां पर देख लीजिए। किसी दूसरे के दखल के बगैर व्यक्ति खुद से फैसला लेने का अधिकार रखता है या फिर किसी राज्य के द्वारा विशेष अधिकार मांगना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, किसी राज्य के द्वारा विशेष अधिकार, इसी को बोलते हैं स्वायत्तता। इसी के चलते दोस्तों बहुत सारी चीजें जो है भारत में हुई, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जो कि स्वायत्तता को मांगता था। मतलब जैसे कि आप हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उसमें से एक स्टूडेंट जो कि कमजोर है तो वो क्या बोलेगा कि मुझे स्वायत्तता दो, या कि मुझे मतलब कोई ज्यादा मार्क्स दो क्योंकि हम गरीब हैं या फिर क्योंकि हम कमजोर हैं। ठीक है, ये आपका हो गया स्वायत्तता। और अगर अच्छे से आप स्वायत्तता का मतलब समझेंगे तो जैसे मान लेते हैं 2-3 जाति है, एक दलित जाति है, एक ब्राह्मण है, या फिर एक इस तरीके से 2-3 जाति है, या फिर ओबीसी ले लेते हैं। ठीक है, एक ओबीसी है, एक जनरल है। अब ओबीसी वाले वहां पर क्या कहेंगे कि देखिए हम लोग गरीब होते हैं इसलिए हमको ज्यादा छूट दो, यानी कि ज्यादा स्वायत्तता दो। ठीक है, और जनरल वाले थोड़ा अमीर होते हैं तो उसको कोई भी स्वायत्तता नहीं मिलेगा। तो ये आपका हो गया स्वायत्तता। ठीक है दोस्तों, इस अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाओं। अब क्षेत्रीय आकांक्षाओं क्या होता है उसको पहले देखते हैं, यहां पर आराम से समझते हैं। देखिए क्षेत्रीय विभिन्नताएं, यह विभिन्नता भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति या भौगोलिक क्या क्या है? एक आपका भाषा हो गया, एक धर्म हो गया, एक जाति हो गया, एक संस्कृति हो गया, एक भौगोलिक हो गया, या फिर परंपरा हो गया। इनमें से दोस्तों किसी भी आधार पर क्षेत्रीय भिन्नताएं हो सकता है। इन्हीं दोस्तों क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर की जाने वाली मांग को क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में समझ सकते हैं। तो चीजें आपको समझ में आ गई, यानी कि लोग जो है भाषा के आधार पर भी अलग अलग होते हैं, धर्म के आधार पर भी अलग अलग होते हैं, जाति के आधार पर भी, संस्कृति के भी, भौगोलिक के भी और परंपरा के भी। इन्हीं चीजों के दोस्तों वो लोग जो है अलग अलग चीजों का मांग करता है, यानी कि अगर हम मुस्लिम हैं तो हम ज्यादा मांगेंगे, अगर हम हिंदू हैं तो हम ज्यादा चीजें मांगेंगे, या फिर अगर हम दलित हैं तो हम ज्यादा चीजों को मांगेंगे। ठीक है, अगर हम बौद्ध हैं तो अलग चीजों को मांगेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रकार का हो गया कि हम अलग जाति से तो ज्यादा चीजों की मांग करेंगे। ये आपका आ गया क्षेत्रीय आकांक्षाओं में। तो चीजें आपको समझ में आ गई। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए इस अध्याय में दोस्तों हम लोग क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब अगर आप कोई किसी भी जाति से, मान लेते कोई छोटी जाति से, कोई बड़ी जाति से, तो आप अगर छोटी जाति से तो आप ज्यादा चीजों की मांग करेंगे, वो आपका हो गया क्षेत्रीय आकांक्षाओं के में। ठीक है, यानी कि वो आपका किसमें आ गया, क्षेत्रीय आकांक्षाओं में। और उससे जो उत्पन्न तनाव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो जो आप स्वायत्तता की मांग किए, आप जो अपने लिए मांग किए, तो उसमें क्या क्या तनाव उत्पन्न हुआ उस चीज को दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और सरकार ने इसके प्रति क्या कदम उठाया। ठीक है, इसको भी जानेंगे। और दोस्तों कश्मीर मुद्दा, जो कि मैंने आपको बताया कि हमेशा कश्मीर के लिए जो है पाकिस्तान कुछ ना कुछ करते रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पंजाब में क्या क्या समस्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्वायत्तता का मतलब आपको समझ में आ गया, एक विशेष अधिकार मांगना या फिर किसी राज्य के द्वारा विशेष अधिकार मांगना, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, कोई भी हो। ठीक है, अब अगर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में देखा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 1960 के दशक को क्या कहा जाता है, खतरनाक दशक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों 1960 के दशक में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जैसे कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया था, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गया था, फिर 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, फिर 1966 में दोस्तों इसकी यानी कि शास्त्री जी जो कि द्वितीय प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी कि कई घटनाएं हुई थी। कब हुई थी? यानी कि 1960 के दशक में। दशक का मतलब क्या हो गया, 10 साल। 1960 का दशक का मतलब क्या हो गया, 1960 से लेकर के 70 के बीच। ठीक है, 1960 से लेकर के 70 के बीच, इसको कहेंगे 1960 के दशक। अगर आपको कोई बोल दे 1970 के दशक, तो 1970 से लेकर के 80 के बीच। अगर कोई बोलते 80 के दशक, तो 1980 से लेकर के 90 के बीच, उसको बोलते हैं दशक। तो चीजें आपको समझ में आ गई कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक बोला जाता था, और 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इन्हीं 1980 के दशक में कई राज्यों ने कई मांगे की। ठीक है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं के बारे में आप समझ गए। देखिए भारत ने
विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया, लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। अब आगे अगर समझेंगे दोस्तों तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगी, पूरी चैप्टर आपको समझ में आएगी। देखिए एक एक पॉइंट इसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत में जो राजनीति जो बुक है आपका, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेरी बात को कृपया करके ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। प्लीज आप लोग लाइक कर देंगे, इतना आप लोगों पर छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रीय भिन्नता का मतलब आपको समझ में आ गया। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, किसी के भी आधार पर लोग जो है अलग अलग मांगे करते हैं, ठीक है। उसी को क्षेत्रीय भिन्नता बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय भिन्नता। और लोग जो अलग अलग मांगे करते हैं वो आपका आ गया क्षेत्रीय भिन्नताएं जो है वो आपका आ गया किसमें, क्षेत्रीय आकांक्षाओं में। तो चीजें आपको समझ में आ गई। क्षेत्रीय भिन्नता का मतलब हो गया भाषा के आधार पर आप अलग है, धर्म के आधार पर आप अलग है, जाति के आधार पर आप अलग है। तो ये आपका आ गया क्षेत्रीय भिन्नताएं में। और इन्हीं चीजों को लेकर के, यानी कि अगर आप कोई अलग जाति से तो आप कोई चीज का मांग करेंगे या फिर कोई छोटी जाति से तो कोई चीज का मांग करेंगे, ये आपका आ गया क्षेत्रीय आकांक्षाओं में, ठीक। अब देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ये जो है भाषा के आधार पर राज्य बना है। बीबीआई आपको बनता है कौन कौन, एक आंध्र प्रदेश हो गया, एक कर्नाटक हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया, एक गुजरात हो गया। ये सभी जो है भाषा के आधार पर बना है। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि निम्न में से कौन कौन भाषा के आधार पर बना है, वैसे आपका क्वेश्चन जो पूछता भी आंध्र प्रदेश के बारे में, तेलुगु भाषा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इन चारों के नाम जो भी रहेगा आपको सही आंसर लगाना है। दूसरा पॉइंट, 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से अलग राज्य बने थे। तो ध्यान रखिएगा 1966 में, कब, 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से जो है अलग राज्य बनाए गए थे। विकास के आधार पर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विकास के आधार पर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड इसका गठन हुआ था, किसका गठन हुआ था, तो आपको तीनों में से जो भी रहेगा उसका आंसर सही लगाना है, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पर आपका शुरू हो चुका है, आराम से मेरी बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए जम्मू और कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर दोस्तों 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल है। एक एक पॉइंट दोस्तों समझिए, बहुत आपको मजा आएगा आपके नॉलेज की दृष्टि से और आपके एग्जाम की दृष्टि से। प्लीज आप लोग यहां पर सुनेंगे। देखिए जम्मू और कश्मीर में दोस्तों टोटल 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र शामिल है। एक आपका जम्मू, एक आपका कश्मीर, एक आपका लद्दाख। तो तीनों चीज को ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर तो आप लोग जानते थे, एक आपका आ गया लद्दाख, ठीक है। तो टोटल दोस्तों 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र शामिल है। कहां पर, जम्मू कश्मीर में। कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देखिए कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। कश्मीरी बोली बोलने वाले ज्यादातर लोग जो है वो मुस्लिम है और कुछ वहां पर अल्पसंख्यक में हिंदू भी है, ठीक है। तो कश्मीर जो बोलते हैं वहां पर, यानी कि जो कश्मीरी भाषा बोलते हैं, जो बोली बोलते हैं, वो लोग ज्यादातर क्या होते हैं, मुस्लिम होते हैं, ठीक है। और कुछ वहां पर जो है हिंदू है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 3 राजनीतिक सामाजिक पार्टी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है और जो वहां पर जो ज्यादा कश्मीर बोलते हैं वो मुस्लिम होते हैं और कुछ होते हैं वो हिंदू होते हैं, ठीक है। जम्मू क्षेत्र पहाड़ी, तलहटी एवं मैदानी इलाके का मिश्रण है। जम्मू क्षेत्र जो है, जो जम्मू है, कश्मीरी के बारे में आपको समझ में आ गया। अब आपका दूसरा आता है जम्मू। तो दोस्तों जम्मू क्षेत्र जो है वो पहाड़ी हो गया, तलहटी हो गया और मैदानी हो गया। इन तीनों चीजों का जो है क्या है, मिश्रण है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और भी कई धर्म वाले अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो जम्मू में जो सभी धर्म, यानी कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया और कई धर्म वाले अलग अलग भाषा बोलने वाले जो है लोग रहते हैं। कहां पर रहते हैं, जम्मू क्षेत्र में रहते हैं। और दोस्तों लद्दाख जो है वो पर्वतीय इलाका है, यहाँ जो है बौद्ध और मुस्लिमों की आबादी है। तो तीनों के बारे में ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जम्मू क्षेत्र में तीनों आते हैं, एक आपका पहाड़ी, तलहटी, मैदानी। और यहाँ पर दोस्तों सभी लगभग धर्म रहते हैं। वहीं पर अगर लद्दाख की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ज्यादा बौद्ध और मुस्लिम की आबादी है। कश्मीर की बात करेंगे तो ज्यादातर बोलने वाले लोग, यानी कि कश्मीरी बोलने वाले लोग मुस्लिम है और कुछ हिंदू है, यानी कि वहां पर मुस्लिम हिंदू। और दूसरा लद्दाख में आपका मुस्लिम बौद्ध। और वहीं क्योंकि बौद्ध क्यों है, क्योंकि लद्दाख दोस्तों इसके जम्मू कश्मीर यानी कि जो है आपके लद्दाख जो है किधर आपके वो मतलब चाइना की तरफ पड़ता है, ठीक है। इसलिए वहां पर जो है बौद्ध की आबादी है, यूं भी कह सकते हैं, क्योंकि बौद्ध की जो सबसे ज्यादा आबादी है वो चाइना में है। तो चीजें आपको समझ में आ गई जम्मू और कश्मीर के बारे में, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट है। अब देखते हैं समस्या की जड़, बहुत इंपोर्टेंट है। समस्या क्या है, ये समस्या दोस्तों 1947 से शुरू होता है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर सुनेंगे, ठीक है। देखिए भारत की आजादी से पहले, यानी कि 1947 से पहले जम्मू एवं कश्मीर में राजशाही थी, ठीक है। यानी कि वहां पर कौन सा शासन चलता था, राज शासन, राजतंत्र बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1947 से पहले यानी कि आजादी से पहले जम्मू और कश्मीर में राजशाही थी।
उस वक्त वहां के शासक जिसका नाम क्या था, हरि सिंह था, जो कि भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। ठीक है, तो जो हरि सिंह वहां पर राजा था उस वक्त वो जो है भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, जैसे कि हैदराबाद नहीं होना चाहते थे जहां पर निजाम चलता था, या फिर जैसे कि आंध्र प्रदेश नहीं होना चाहते थे, जैसे कि रजवार नहीं होना चाहते थे। उसी तरीके दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है वो भी भारतीय संघ पर, भारतीय संविधान में शामिल नहीं होना चाहते थे। ठीक, वे ना पाकिस्तान की ओर जाना चाहते थे और ना ही भारत, वो दोनों से समझौता नहीं करना चाहते थे। वो एक स्वतंत्र राज्य यानी कि ये खुद का देश बनाना चाहते थे। कौन? जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे देखिए, पाकिस्तान का ऐसा सोच था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से मिलेगा क्योंकि वहां जो है मुस्लिम आबादी ज्यादा है। पाकिस्तान का ऐसा सोच था, जबकि यहां पर लोग जो है पहले अपने आप को कश्मीरी और बाद में मुस्लिम समझते थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। वहां पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस था जो कि क्या था, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब मैंने आपको बताया, हम लोगों का लोकतंत्र में जो है धर्मनिरपेक्ष है, मतलब कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, फिर नहीं भी अपना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष है। कहां पर? भारत में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्तों एक क्या थे, एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। यह काफी समय तक कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहा। उस वक्त राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रमुख नेता एक शेख अब्दुल्ला के मित्र थे, इनमें तो दोस्तों नेहरू भी शामिल थे। ठीक है, तो राजनीति के कई प्रमुख नेता थे जो कि शेख अब्दुल्ला के मित्र थे यानी कि दोस्त थे। इनमें जो है दोस्त जो थे वो कौन थे? नेहरू भी थे, यानी कि नेहरू भी जो है शामिल थे। आगे देखिए, आपको चीजें समझ में आएगी। यह संगठन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला। ठीक है, किसके नेतृत्व में? नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में। यह संगठन किसका था? यानी बोल सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसमें जो है मांग थी कि महाराजा अपना पद छोड़े, लेकिन वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ गई कि शेख अब्दुल्ला जो है वो चाहते थे, जो महाराजा थे, जो हरि सिंह थे। ठीक है, यानी कि उस समय उसको क्या बोला जाता था? महाराजा बोला जाता था। यहां अगर आप देखेंगे हरि सिंह के बारे में तो दोस्तों उस समय उसको महाराजा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? महाराजा। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट बनता है कि उस समय यानी कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसकी जो नेतृत्व किसके ऊपर चलती थी? वो शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जब जन आंदोलन चला वहां पर, तो उसकी मांग क्या थी कि महाराजा जो है वो अपना पद को छोड़े और पाकिस्तान में वो शामिल नहीं होना चाहते थे। कौन? शेख अब्दुल्ला। पाकिस्तान ने 1947 के अक्टूबर महीने में कबायली घुसपैठियों को कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। स्थिति को देखकर महाराजा ने भारत से मदद मांगी। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है 1947 को अक्टूबर महीने में, कब? 1947 के अक्टूबर महीने में। आजादी कब मिली थी? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो अगस्त में हम लोगों को आजादी मिली थी, अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, यानी कि जस्ट 2 महीने के बाद पाकिस्तान जो है वो कबायली घुसपैठियों को कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। स्थिति को देखकर महाराजा क्या किया? वो भारत आ गया और भारत से मदद मांगा। अब भारत जो है मदद करने के लिए तो चाहा, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए हस्ताक्षर कराया। किससे कराया? ये राजा हरि सिंह से कराया। ठीक है, इसके बाद भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ा। ठीक है, और इसके बाद भारत जो है वहां पर सैन्य मदद किया, हेल्प भी किया, सैनिक भेजा, और जो कश्मीर घुसपैठी था, पाकिस्तानी घुसपैठी या फिर कश्मीर घाटी से जो घुसपैठी था उसको क्या किया? खदेड़ा, यानी कि उसको वहां से भगा दिया, या फिर बोल सकते हैं युद्ध जो है हुआ, वो लोग वहां से भाग गए। ठीक, अब आगे देखिए, सबसे बड़ी समस्या दोस्तों वो जो है यहीं से शुरू हुई। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले दोस्तों क्या किया, जो कश्मीर पर है बिना मतलब का 1947 में आजादी मिला। आजादी मिलने के बाद दोस्तों जस्ट 2 महीने के बाद, यानी कि अगस्त में आजादी मिला, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में जो है जो पाकिस्तानी जो घुसपैठी था वो कश्मीर पर घुस गया और क्या क्या हमला कर दिया। जब हमला किया तो कश्मीर के पास उतना ताकत नहीं था, तो भारत के पास आया और भारत के पास मदद करने के लिए मांगा। भारत सिर्फ एक बात पर राजी हुआ कि पहले जो है कश्मीर को यहाँ पर मिलना पड़ेगा, यानी कि कश्मीर को जो है भारत के साथ मिलना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसका मदद करेंगे। तो राजा हरि सिंह जो है वो हस्ताक्षर कर दिया, यानी कि यूं कहे तो वो मान गया। ठीक है, जब वो मान गया दोस्तों, बिल्कुल मान गया, उसके बाद क्या किया, जो इंडिया है यानी कि जो भारत है वो गया कश्मीर और वहां से जो है जो भी पाकिस्तानी जो घुसपैठी थी उसको क्या किया? खदेड़ा, यानी कि उसको वहां से भगाया। जो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब असली जो मुद्दा है वो यहां से शुरू हुआ। देखिए, हस्ताक्षर तो हो गया, लेकिन यह भी ध्यान रखा गया कि वहां की जनता क्या चाहता है, क्योंकि हस्ताक्षर जो हुआ वो तो राजा हरि सिंह किया, क्योंकि उसको पता था कि भाई जो उसकी राज्य की हालत है वो क्या है। ठीक है, लेकिन वहां की जनता आखिर चाहता क्या है, इस चीज को भी तो समझना है। फिर दोस्तों स्थिति जो है वो सामान्य हुआ, यानी कि सब कुछ नॉर्मल हुआ। वहां की जनता ने जो है अपना समर्थन दिया और वहां की जनता भी चाहा कि नहीं, बिल्कुल कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर रहेगा। ठीक है, और 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री भी बन गया। ठीक है, उस समय वहां पर प्रधानमंत्री बोला जाता था, क्योंकि दोस्तों जो जम्मू कश्मीर था उस समय क्या, यानी कि 370 से पहले वो एक प्रकार का अलग ये देसी था, क्योंकि उसका अलग अपना झंडा
झंडा था, अलग कानून था, सब कुछ वहां पर अलग था। ठीक है, अभी जब से धारा 370 हट गया उसके बाद वहां पर सब कुछ भारत के जैसा हो गया है, लेकिन पहले अलग था। और जब से धारा 370 हट गया तो आपका जो सिलेबस वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको उसी को मानना पड़ेगा जो धारा 370 से पहले था। ठीक है, तो दोस्तों वहां के जो प्रधानमंत्री, उसको उस समय उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था, यानी कि राज्य में जो सरकार के मुखिया को तब क्या बोला जाता था? प्रधानमंत्री। किसको? सरकार के मुखिया को। ठीक है, अब आगे देखिए, आपको चीजें समझ में आ गई। भारत जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्ता को बनाए रखने पर सहमत हो गए, और भारत जो है वो जम्मू एवं कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्वायत्ता का मतलब मैंने आपको बताया क्या, एक विशेष अधिकार, एक विशेष राज्य का दर्जा दे रहा, तो ये जो है भारत उस पर राजी हो गया। ठीक, इसे संविधान में धारा 370 के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहां से जो है आपकी मतलब कि ये जो है समस्या की जड़ अभी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। यही आपका धारा 370, यही आपका समस्या, और पाकिस्तान हमला किया वही आपका है समस्या। अब देखते हैं दो विवाद होती है, एक बाहरी और एक आंतरिक विवाद। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाहरी विवाद, फिर हम लोग देखेंगे आंतरिक विवाद। सिर्फ मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए और जो जो छोटे छोटे पॉइंट बताते हैं उसको ध्यान में रखिए, आपको बहुत मजा आएगा। मैं सच बता रहा हूं, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप बाहरी विवाद को देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर की राजनीति में हमेशा विवाद रहा है, हमेशा। सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान का रवैया है। उसने हमेशा दावा किया है कि कश्मीर घाटी जो है पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, और उसने 1947 में कबायली हमला भी करवाया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 1947 में अक्टूबर महीने में वो क्या किया? कबायली हमला भी करवाया। ठीक है, इसके परिणाम यह हुआ कि राज्य का एक हिस्सा जो है उसका नियंत्रण में, उसका कंट्रोल में आ गया। इसी क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आजाद कश्मीर क्या है, या फिर आजाद कश्मीर किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जो पाकिस्तान जगह ले लिया है, या फिर जिस पर पाकिस्तान नियंत्रण कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जो अभी जगह पाकिस्तान के पास है, जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, उसे ही आजाद कश्मीर बोला जाता है। ठीक है, ये कब हुआ था? 1947 के अक्टूबर महीने में जब वो हमला किया था, तभी वो जो है उसके पास चला गया था, उसी को आजाद कश्मीर बोला जाता है। आगे देखिए, 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा रहा है। उसी को क्या बोल दिया अब? कश्मीर संघर्ष। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा कश्मीर मुद्दा रहा है। एक कश्मीर संघर्ष, एक कश्मीर मुद्दा। जम्मू एवं कश्मीर हिंसा में हजारों लोगों की जान गई है, करीब कई परिवारों का विस्थापन हुआ। विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, यानी कि वो अगर मान लेते वहां पर रहता होगा जहां युद्ध होता होगा, तो वहां से भाग करके वो किसी दूसरे राज्य में चला गया होगा, तो ये हो गया क्या? विस्थापन। तो चीजें आपको समझ में आ गई। ये था आपका बाहरी विवाद, जो कि है पाकिस्तान। बेसिकली समझे तो बाहरी विवाद जो है वो कौन है? पाकिस्तान है। अब देखते हैं आंतरिक विवाद। दोस्तों, आंतरिक विवाद को जो है दो वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग जो है वो क्या है? संविधान में कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि संविधान में जो धारा 370 के तहत जो कश्मीर को विशेष दर्जा तो दिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है फॉलो नहीं हो रही है, यानी कि उसको चीजें मानी नहीं जा रही है। एक और वर्ग है जो कि क्या कहना है कि इसमें जो है ज्यादातर कश्मीरी है, और इनका कहना क्या है कि इतनी भर स्वायत्तता से, यानी कि जो इतनी भर विशेष दर्जा जो दी है ये काफी नहीं है। ठीक है, इसकी जो है 3 प्रमुख शिकायतें हैं, तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं आंतरिक विवाद में जो पहला वर्ग है उसका क्या है कि संविधान में कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। बिल्कुल सही है। जम्मू एवं कश्मीर को अन्य राज्य के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता दी गई है, यानी कि ज्यादा छूट दी गई है, विशेष अधिकार दिया गया है। उसका अपना संविधान है, किसका? जम्मू कश्मीर का। भारतीय संविधान की सारे नियम जो है इस राज्य में लागू नहीं होता है। जो भारतीय संविधान है उसकी क्या होती है? सारे नियम जो है इस पर लागू नहीं होता है। अगर कोई कानून संसद से पारित होता है तो राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू हो सकती है। कोई भी अगर कानून संसद से पारित होता है तो उसका जो कानून लागू होता है वो कब होता है? जब वहां के राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर जब इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इस वर्ग का कहना है कि 370 खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से वो पूरी तरीके से भारत के साथ नहीं जुड़ पाया है। तो इसमें 2 वर्ग है। एक वर्ग का क्या कहना है कि भाई 370 को हटा दो और पूरे तरीके से कश्मीर को जो है वो भारत के साथ जोड़ दो। ठीक है, अब दूसरा वर्ग का कहना क्या है समझते हैं। इसमें ज्यादातर कश्मीरी है। इसका कहना क्या है कि इनमें इतनी भर स्वायत्तता जो है वो पर्याप्त नहीं है, और भी हम लोगों को छूट चाहिए, और भी हम लोगों को विशेष अधिकार चाहिए। इसके जो है 3 प्रमुख शिकायतें थी। अब एक एक करके शिकायत को समझते हैं। सबसे पहले, जब कश्मीर भारतीय संघ से विलय हुआ, जब विलय नहीं हुआ था तो भारत जो है उस समय क्या कहा था कि स्थिति सामान्य होने के बाद भारत संघ में विलय के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, यानी कि लोगों के द्वारा पूछा जाएगा, एक प्रकार का वोट कराया जाएगा कि क्या आप इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। सबसे पहली समस्या। दूसरी समस्या, धारा 370 के तहत विशेष दर्जा तो दिया है, लेकिन इसको पूरी तरीके से अपनाया नहीं गया है, जिसके कारण ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठी है। ठीक है, तो धारा 370 के तहत विशेष अधिकार दिया, लेकिन इसको पूरी तरीके से
माना नहीं जाता। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका, भारत के बाकी हिस्सों में जिस तरह लोकतंत्र पर अमल होता है यहां पर वैसा नहीं होता है। यानी कि भारत में जैसे बिहार में, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में, या फिर जितने भी राज्य हैं, अलग अलग राज्य में अगर लोकतंत्र का अमल जिस तरीके से होता है उस तरीके से जम्मू कश्मीर में नहीं होता है। ये 3 शिकायतें थी दूसरा वर्ग की। तो पहला वर्ग की आपको समझ में आ गया, 370 हटा देनी चाहिए, और दूसरा वर्ग जो है और अधिकार यानी कि स्वतंत्रता बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 1948 के बाद की राजनीति। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझते हैं कि 1947 के बाद हम लोगों का देश आजाद हुआ, उसके बाद अक्टूबर महीने में जो घुसपैठी हमला हुआ था, कहां पर हुआ था, हमने आपको बताया कश्मीर पर, अक्टूबर महीने के 1947 में। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि 1948 के बाद क्या क्या राजनीति हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा पॉइंट है, मेरी बातों को प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज कर देंगे। देखिए, शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद भूमि सुधार की बड़ी मुहिम चलाई। ठीक है, इसके साथ ही जन कल्याण की कुछ नीतियां भी लागू की गई। इसके इन सब से यहाँ की जो जनता है उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ठीक, दूसरा पॉइंट, शेख अब्दुल्ला और केंद्र सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गया। 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया और कई सालों तक उन्हें नजरबंद रखा गया। किसको? शेख अब्दुल्ला, जो कि वहां के प्रधानमंत्री थे, कहां के? जम्मू कश्मीर के। इसके बाद केंद्र सरकार के दम पर जो नेता राज्य के प्रधानमंत्री बने वह इतना लोकप्रिय नहीं था। यानी कि केंद्र सरकार जो उस समय कांग्रेस थी वो क्या किया, दूसरे को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उस समय वो जो कश्मीर में उतना लोकप्रिय नहीं था, उसको लोग जो है वहां पर नहीं चाहते थे। ठीक है, राज्य में हुए अलग अलग चुनाव में धांधली और गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे, और चुनाव में अलग अलग धांधली हो गया, गड़बड़ी हो गया, इनके जो है बड़े बड़े आरोप लगने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 1953 से लेकर के 74 के बीच यहाँ की राजनीति पर अधिकांश समय कांग्रेस का असर रहा। तो ध्यान दीजिएगा, 1953 से लेकर के 74 के बीच, 1953 से लेकर के 74 के बीच किसका अधिकांश रहा, किसका जो है अधिकार रहा, असर रहा? कांग्रेस का। ठीक है, 1953 से 74, क्योंकि 1953 में दोस्तों शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया था और नजरबंद कर दिया गया था। नजरबंद का मतलब एक प्रकार का गायब कर दिया गया था। आगे देखिए, शेख अब्दुल्ला की जो पार्टी थी जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो जो है बहुत कमजोर हो गया था। वो कुछ ही दिनों अपने दम पर सत्ता चलाया पाया। बाद में कांग्रेस के साथ शेख अब्दुल्ला मिल गया और अंत में 1974 में इंदिरा गांधी के साथ इसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया तथा राज्य के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला जो उसकी पार्टी बहुत कमजोर हो गई थी, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गई थी, और इंदिरा गांधी के साथ 1974 में एक समझौता किया। कब किया था? 1974 में एक समझौता किया, और वो क्या किया? राज्य के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से खड़ा किया और 1977 के राज्य विधानसभा के चुनाव में बहुमत से निर्वाचित हुए। 1982 के बाद शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा, 1982 में कब मृत्यु हुई थी? 1982 में उसकी जो मृत्यु हो गई, और 1977 के राज्यसभा के चुनाव में जो बहुमत से निर्वाचित हुए थे। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो मुख्यमंत्री जो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित। ठीक है, नियुक्ति नहीं होते। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई। तो 1982 के बाद जो है शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। अब आगे देखिए, उनकी मृत्यु के बाद उनके जो बेटा थे जिसका नाम क्या था? फारूक अब्दुल्ला, वो जो है दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व की कमांड संभाली। ये अभी मुख्यमंत्री बने, फिर राज्यपाल ने बाद में बर्खास्त कर दिया। और ठीक है, फिर राज्यपाल जो है किसको, यानी कि जो इसके बेटा थे जिसका नाम था फारूक अब्दुल्ला, इसको बर्खास्त कर दिया। अब आगे देखिए, केंद्र सरकार के दखल देने से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इससे वहां की जनता जो बहुत नाराज हुई, और शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच जो 1974 में एक समझौता हुआ था उस पर भी विश्वास खत्म हो गया। उस पर से भी क्या हो गया? विश्वास खत्म हो गया। आगे देखिए, 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया। इसमें भी लोगों को लगा कि केंद्र सरकार राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। चीजें आपको समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र में क्या किया? सत्तासीन कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया, और इसमें भी उन लोगों को लगा कि केंद्र सरकार जो है राज्य की राजनीति में क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है, यानी कि दखल दे रहा है उसकी राजनीति पर। किसकी राजनीति पर? जम्मू कश्मीर की राजनीति पर। उनको ऐसा लगा। ठीक, 1987 में विधानसभा चुनाव हुए। फिर से 1987 में क्या हुआ? विधानसभा चुनाव हुआ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को जीत मिली। ठीक है, तो एक आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो थे दोनों गठबंधन में थे, उनको क्या मिला? बहुमत मिला, उनको जीत मिली, और फारूक अब्दुल्ला जो है फिर से मुख्यमंत्री बने। ठीक, चुनाव परिणाम देख लोगों को लगा कि बहुत बड़ी धांधली हुई है। केंद्र के इशारे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हेराफेरी की जा रही थी। इस बात को लेकर लोगों के मन में बहुत गुस्सा था, और कश्मीर में राजनीतिक संकट खड़ा हुआ। यह संकट ने राज्य में जारी उग्रवाद के बीच गंभीर रूप धारण किया। अब उग्रवाद क्या होता है आगे हम लोग समझते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो चुनाव पर धांधली होती थी, इन्हीं को लेकर के लोगों के बीच जो है एक प्रकार का सोच सकते हैं कि कश्मीर में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब आगे देखेंगे 1989 तक। 1987 में तो चुनाव हो गया, जीत भी हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन का, कांग्रेस का। अब आगे देखिए 1989 तक।
1989 तक यह राज्य उग्रवादी आंदोलन की चपेट में आ चुका था। अब उग्रवादी आंदोलन क्या होता है, बार बार ये वर्ड आ रहा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उग्रवाद होता क्या है। देखिए, उग्रवाद आने वाला पॉइंट में आपका होगा। उग्रवाद का मतलब मैंने आपको थोड़ा अगर बेसिक बताएं तो दोस्तों, उग्रवाद ऐसे लोगों को बोला जाता है जो एक होता है रूढ़िवादी। देखिए, रूढ़िवादी का मतलब पहले समझिए। रूढ़िवादी किसको कहा जाता है, जो कि महिलाओं की शिक्षाओं पर एक प्रकार रोक लगाता है, यानी कि वो चाहते हैं कि महिलाएं ना पढ़े, रूढ़िवादी। अब उग्रवादी का आप सिंपली मतलब समझिए, ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं। उग्रवादी का मतलब हो गया आतंकवादी। उग्रवादी का मतलब आतंकवादी। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई। अगर ये वर्ड समझ गए तो समझ में आ जाएगी। देखिए, तो इस बात को लेकर लोगों के मन में जो है बहुत गुस्सा था और कश्मीर में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया और यह संकट ने राज्य में जारी उग्रवाद के बीच गंभीर रूप धारण किया। ठीक है, यही घटना यानी कि केंद्र के ही इशारे पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धांधली हो रही थी, हेराफेरी हो रही थी, उन्हीं के कारण लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा उठा और कहीं ना कहीं उग्रवाद को पनपा दिया। ठीक है, अब देखिए, 1989 तक यह राज्य जो है उग्रवादी आंदोलन की चपेट में आ चुका था। उग्रवादियों को पाकिस्तान ने नैतिक, भौतिक और सैन्य सहायता दिया। ठीक है, यहां पर कई सालों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। राज्य पर सेना को नियंत्रण रखना पड़ा। 1996 में फिर विधानसभा चुनाव हुए। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। उसने जम्मू कश्मीर के लिए स्वायत्तता की मांग की। ठीक है, फिर से 1996 में किसने विधानसभा चुनाव भी हुआ और फारूक अब्दुल्ला जो फिर से मुख्यमंत्री बना और फिर से उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में, यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए स्वायत्तता, विशेष अधिकार की मांग की। 2002 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत नहीं मिला। इस बार पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ गई कि 2002 में जो है जम्मू कश्मीर फिर से चुनाव हुए थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि जो अब्दुल्ला के जो पार्टी थे, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला, उसकी जो पार्टी वो हार गई और इस बार जो एक नया पार्टी या फिर बोल सकते हैं कि एक अलायंस जो कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका नाम क्या है पीडीपी, और कांग्रेस की जो है सरकार, यानी कि इन दोनों की गठबंधन की सरकार बनी। तो ये थी आपकी 1948 के बाद की राजनीति, जो कि हम लोग कहां तक आ चुके हैं, 1996 2002 तक। ठीक है, अब आगे देखिए अलगाववाद के बारे में। एक बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट आपके अलगाववाद। जी हाँ, देखिए, जम्मू कश्मीर में 1989 से अलगाववादी राजनीति में आया। अलगाववादी के मुख्य रूप से 3 तबका होता है जो कि अलग अलग मांग कर रहा है। ठीक है, तो 1989 से ही कब हुआ था जम्मू कश्मीर में, 1989 से ही ये अलगाववादी राजनीति आया था। और अलगाववादी के जो है मुख्य रूप से 3 तबका, या कि यूं कहे तो 3 तरीके से लोग सोचते हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग मांग करते हैं। सबसे पहला तबका आपका है जो कि कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहता है। इसका कहना है कि कश्मीर ना तो पाकिस्तान का हिस्सा होगा और ना ही भारत का, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। ठीक है, अलगाववादी में ये पहला है। जो दूसरा तबका है वो क्या चाहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। दूसरा तबका ये चाहता है। और तीसरा तबका दोस्तों ये चाहता है कि कश्मीर जो है वो भारत संघ का हिस्सा रहे, लेकिन उसे और स्वायत्तता दी जाए। ठीक है, ये आपका तीसरा तबका का कहना है। अब देखिए, जनता की शिकायत वहां के पिछड़ेपन को लेकर है। सबसे पहला वहां के जो पिछड़ेपन है उसके लेकर के जनता की शिकायत है। ठीक है, शुरुआत में उग्रवाद को लोगों का समर्थन था, लेकिन अब वहां के लोग शांति की कामना कर रहे हैं। तो शुरुआत में जो उग्रवाद थे उन पर लोगों का तो समर्थन था, लेकिन अब वहां के लोग किस चीज की, शांति की कामना कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए द्रविड़ आंदोलन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कुछ आंदोलन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका है द्रविड़ आंदोलन। इसको समझिए, बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए, यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था। तो भारत के जो क्षेत्रीय आंदोलन होते थे उसमें जो सबसे ताकतवर आंदोलन होते थे वो है आपका द्रविड़ आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन की बागडोर जो है वो तमिल समाज सुधारक ईवी रामस्वामी, क्या नाम है, ईवी रामस्वामी नायकर, जिसको पेरियर बोलते हैं, उसी के हाथों में। ठीक है, तो ये जो द्रविड़ आंदोलन है ये सबसे ताकतवर आंदोलन था, क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर था। और इस आंदोलन की जो है बागडोर वो कौन करते थे, तमिल समाज सुधारक, जिसका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, इसी के हाथों में थी। इस आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन द्रविड़ कशगम, क्या है, द्रविड़ कशगम का सूत्रपात हुआ। यह संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करते थे तथा उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर दिया। इसे दूसरे दक्षिणी राज्य को समर्थन न मिलने के कारण यह आंदोलन तमिलनाडु तक ही सीमित रह गया। फिर बाद में द्रविड़ कशगम 2 भागों में बढ़ गया। यह आंदोलन अब द्रविड़ मुनेत्र कशगम, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएमके के हाथों में आ गई। तो चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखिए, डीएमके मतलब क्या हो गया, द्रविड़ मुनेत्र कशगम। ठीक है, तो ये जो दूसरी दक्षिण राज्य में जो समर्थन न मिलने के कारण यह क्या हो गया, यह आंदोलन जो है तमिलनाडु तक ही सीमित रह गया। और फिर बाद में ये जो है द्रविड़ कशगम जो है वो 2 भागों में बढ़ गया। एक आपका बन गया द्रविड़ मुनेत्र कशगम, द्रविड़ मुनेत्र कशगम, जिसको बोलते हैं डीएमके, और इसी के हाथ में जो है ये आंदोलन आ गई। कौन सी आंदोलन दोस्तों, द्रविड़ आंदोलन। अभी दोस्तों ये आंदोलन की जो है टोटल 3 मांगे थी। इस चीज को आप लोग देखिए, कल्लाकुरी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम होना चाहिए, जिसको बोलते हैं डालमियार को निरस्त किया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए। ठीक है, डालमियार
डालमियापुरम ये निरस्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए। ये आपका थी पहली मांग। जो दूसरी मांग थी वो क्या थी, स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को ज्यादा महत्व दिया जाए। तो जो स्कूली पाठ्यक्रम है वहां पर तमिल संस्कृति जो है उसको ज्यादा महत्व दिया जाए। जो तीसरी जो मांगे थी इस संगठन का कहना था वो क्या था कि जो नीति ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण का बढ़ावा देती है, यानी कि जो ब्राह्मण जो होते हैं उनको ज्यादा ताकत देती है, या फिर यूं कहे तो उनको ज्यादा वैल्यू देता है। तो डीएमके हिंदी को राजभाषा मानने की राजी नहीं था। ठीक है, डीएमके जो है वो हिंदी भाषा को राजभाषा मानने के लिए राजी नहीं था। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन के सफल होने के कारण डीएमके और भी जनता के बीच लोकप्रिय हो गया। तो ये आपका हो गया आंदोलन की 3 मांगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। ये आंदोलन की 3 मांगे, द्रविड़ कशगम, ये सभी चीजों को आप समझ गए। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में समझ गए, क्या क्या अलगाववाद था वो समझ गए, क्या क्या परिणाम हुआ, क्या क्या 1948 के बाद की राजनीति हुआ, इन सभी चीजों को दोस्तों आप लोगों ने समझ गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं पंजाब में। देखिए टाइम जो बहुत कम है तो प्लीज आप लोग मेरी बातों को सिर्फ सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको याद रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं, 1 महीना आपको आराम से याद रहेगा। तो प्लीज आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए पंजाब 1980 के दशक में पंजाब में बड़े परिवर्तन आए। इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए और हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा। इस वर्ष बाद पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि आपको जैसे मालूम है 1953 में एक आपका बना था संगठन, 1953 में जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य बना था भाषा के आधार पर, और 1954 या 55 में जो है एक ऐसा कानून बना दिया गया था, एक ऐसा संधि बनाया गया था जिसके आधार पर राज्य जो है वो भाषा के आधार पर राज्य बन सकता है। ठीक है, कोई भी राज्य। लेकिन आपका जो पंजाब है वो इस चीज के लिए रुका हुआ था। ठीक है, पंजाब से दोस्तों टोटल 3 राज्य, जैसे कि एक हरियाणा, एक हिमाचल प्रदेश और एक पंजाब। ठीक है, तो पंजाब में जो है बड़े परिवर्तन आए थे। कब? 1980 के दशक में पंजाब में बड़े परिवर्तन आए। इसमें कुछ हिस्से से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम राज्य बनाए गए। ठीक है, और 1950 के दशक में देश के शेष जो हिस्से थे वो तो भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को जो है 1966 तक इंतजार करना पड़ा। अब देखिए अकाली दल, चीजों को आप समझते जाइए, आपको चीजें समझ में आएंगे। देखिए सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में पंजाब में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। तो अकाली दल का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1920 के दशक में। कब हुआ था? 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी भाषी सूबे समेत सिख बहुसंख्यक हो गए थे। ठीक है, आगे देखिए राजनीतिक संदर्भ। पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने पंजाब में 1967 तथा इसके बाद 1977 में सरकार बनाई तथा दोनों ही गठबंधन सरकार बनी। सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डावाडोल है। उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने से पहले बर्खास्त कर दिया था। अकाली दल को पंजाब में हिंदुओं का खास समर्थन प्राप्त नहीं था। सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग के धरातल पर बटा हुआ था। कांग्रेस को सिख व हिंदू यानी कि जो दलित है, जो हिंदू है, ठीक है, अकाली दल की अपेक्षा बहुत ज्यादा समर्थन प्राप्त था। तो कांग्रेस को सिख भी और हिंदू जो कि दलित थे उसकी जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा समर्थन था। ठीक है, 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई, यानी कि पंजाब को एक विशेष अधिकार मिलना चाहिए, इसकी मांग उठाई। किसने उठाई? 1970 के दशक में। किसने? अकालियों ने। ठीक है, अकालियों का एक दल ने, एक तबके ने। आगे देखिए 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी। इस प्रस्ताव में सिख नेशन कौम की आकांक्षाओं पर बल देते हुए सिखों के बोलबाला वर्चस्व का ऐलान किया गया। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है। कुछ वर्ष बाद 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की बात उठाई। कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की वकालत की। ठीक है, तो वो भारत से अलग होकर, जबकि जम्मू कश्मीर अपना अलग राष्ट्र बनाना चाहता था, उसी तरीके से कुछ ऐसे थे वहां पर, ठीक है, चरमपंथी थे जो कि भारत से अलग होकर के खालिस्तान बनाने की मांग की वकालत की। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया राजनीतिक संदर्भ, चीजें आपको समझ में आ गई कि कैसे कैसे एक अकाली दल जो कि पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई और क्या क्या उन्होंने किया। ठीक है, 1980 में अकाली दल की जो सरकार वो बर्खास्त हो गया और अकाली दल जो है पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर, पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चला दिया। ठीक है, और धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्तता सिख पहचान की बात उठाई थी। अब आगे देखिए हिंसा का चक्र। हिंसा जो कि 2 तलवार का आपको निशानी दिख रहा होगा, इसी को तो हिंसा बोलते हैं, है ना। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के
तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियार बंद किले में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो उग्रवादी जो थे वो अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर पर क्या बनाया, एक अपना मुख्यालय बनाया, एक अपना ऑफिस बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियार बंद किले में परिवर्तित हो गया। ठीक, अब देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग प्लीज ध्यान से देखिए 1 जून 1984 को भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह दोस्तों स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को भारी नुकसान भी पहुंचा और इससे सिखों की भावनाओं को चोट पहुंची। भारत तथा भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। ठीक है, ये थे आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल की वीडियो हम लोग क्या करेंगे, आपका जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, और कल आपके चैप्टर जो है समाप्त करेंगे, जो पार्ट 2 होगा वहां पर इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आपका एक हो गया अलगाववादी आंदोलन हो गया। ठीक है, फिर आपका दोस्तों मिजोरम राज्य की मतलब कि मिजोरम राज्य का कैसे कैसे विलय होता मांग होता है। फिर हम लोग 7 सिस्टर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, एक आसू के बारे में पढ़ेंगे और असम स्टूडेंट यूनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, आसू के समझौते के बारे में पढ़ेंगे और 7 सिस्टर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो 7 बहनें थी, जो 7 बहनें हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, 7 राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो क्या करते हैं, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल के वीडियो में दोस्तों हो सकता है क्या पार्ट 2 में आपका ये चैप्टर 100% समाप्त हो जाएगा और आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 समाप्त हो जाएगा। बस आपका मात्र एक चैप्टर बच जाएगा जो कि है चैप्टर 9। इससे पहले वाले बुक यानी कि जो दोस्तों आपका पहला बुक था जिसका नाम था समकालीन विश्व राजनीति, उसका हम लोग ऑलरेडी 9 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। इसका भी दोस्तों आपका 7 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये आपका जो 8वां चैप्टर है। ठीक है, और 9 चैप्टर, एक चैप्टर और रह जाएगा, बस वो भी खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त भी इसका आनंद उठा पाए, फायदा उठा पाए। प्लीज चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है दोस्तों क्लास 12 आर्ट्स की। ठीक है, थैंक यू फॉर